गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम जो है वो स्क्रूटिनी में आ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट डेटा खुद दिखा रहा है कि सिर्फ 5 में से 1 लोग जिन्हें सिलेक्ट किया गया था, मतलब 5 कैंडिडेट्स को अगर सिलेक्ट किया गया तो उनमें से सिर्फ एक ने ही ज्वाइन किया है। और उसमें से भी 20% जो हैं उन्होंने ज्वाइन करने से पहले ही इस प्रोग्राम को क्विट कर दिया। तो ये इंटर्नशिप स्कीम है क्या? एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। यंग ग्रेजुएट्स को हैंड्स ऑन एक्सपोजर दिया जाना है इस स्कीम के अंदर इनटू द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। ये स्कीम डिज़ाइन की गई है ताकि स्टूडेंट्स समझ सकें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस और ग्रास रूट्स गवर्नेंस को। एक नेशनल लेवल एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू ये इंटर्न सिलेक्ट होते हैं और इनको गवर्नमेंट ऑफिस में अलग अलग टास्क के लिए, रिसर्च के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, फील्ड स्टडीज़ के लिए रखा जाता है। इनको स्टाइपेंड भी मिलता है और स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप ड्यूरेशन होती है इनकी। लेकिन डेटा दिखा रहा है कि सिर्फ 20% शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट किया ऑफर को, और उसमें से भी 20% जो है जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने एग्जिट कर दिया अर्ली। क्यों एक्सेप्टेंस कम है इसकी? क्योंकि स्टाइपेंड जो दिया जाता है रेलोकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए वो मेजर सिटीज़ के हिसाब से बहुत कम है। ग्रेजुएट्स को हायर पेइंग कॉर्पोरेट ऑफर्स मिल जाते हैं, तो फिर उनको गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इंटर्नशिप जो है वो कोई गारंटी भी नहीं करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए अपीलिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सी पोस्टिंग्स में इंटर्न्स को डिस्टेंट फील्ड्स में या स्टेट्स में जाना पड़ता है। ठीक है, तो जोग्राफिकल मिसमैच भी है। तो मिसमैच है जॉब एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल टास्क में। मेंटरशिप भी नहीं है इसमें, कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है। लिमिटेड एक्सपोजर रहता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लॉजिस्टिकल और अकोमोडेशन डिफिकल्टीज भी हैं। ठीक है, तो ये सब जो है स्कीम के ऑब्जेक्टिव को रोक रही हैं। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने भी इसको रियलाइज़ किया है, तो गवर्नमेंट डिस्कशंस कर रही है कि रिवाइज़ किए जाएं स्टाइपेंड्स को। एक रॉबस्ट ओरिएंटेशन मॉड्यूल प्रिपेयर करने को भी कहा गया है। स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप फ्रेमवर्क भी होगा, इसको भी कंसिडर किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन भी करेगी प्रोसेस को, ताकि इंटर्न्स जो हैं वो उन डिपार्टमेंट्स में प्लेस हों जो कि उनके बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड और करियर इंटरेस्ट को से अलाइंड हो। डिजिटल ट्रैकिंग होगी इंटर्न्स की परफॉर्मेंस की, अटेंडेंस की और लर्निंग माइलस्टोन्स की। पार्टिसिपेशन को वाइडन करने के लिए हाइब्रिड इंटर्नशिप मॉडल्स भी लाए जाएंगे, ताकि रिमोट वर्क भी कर सकें जो है इंटर्न्स। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर वास्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 65% ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स है, वहाँ पर पीएम इंटर्नशिप स्कीम जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो ब्रिज कर सकते हैं गैप बिटवीन यंग सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस जो कि पॉलिसी को शेप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्रोडक्ट्स जो तमिलनाडु के हैं उनको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो पहला है वोरायूर कॉटन साड़ी, जो कि नेटिव है तिरुचि डिस्ट्रिक्ट की। डिस्टिंक्टिव कोरबाई बॉर्डर होता है इसके लिए, फेमस है ये। कावेरी रिवर के बैंक्स पर ये वूव की जाती है। देवांगा कम्युनिटी जो है वो इसकी ड्राइविंग फोर्स है। अगला है धुयामली राइस, जिसको हम प्योर जैस्मिन कहते हैं, और ये ट्रेडिशनल सांबा सीजन राइस होता है। 135 से 140 दिन में ये ग्रो होता है, और इसको पर्ल राइस भी कहते हैं। फिर अगला है कविंडापाड़ी नाटू सक्कराई। ये जैगरी पाउडर है तमिलनाडु का, और शुगर केन फील्ड में जो है के पास जो है रोड डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाता है। लोअर भावनी प्रोजेक्ट कनाल से ये शुगर केन फील्ड्स नरिश होते हैं। अगला है नमक्कल कालचट्टी। ये टॉपिक ये जो है ये फेम्ड कुकवेयर है बेसिकली, और सोप स्टोन का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। और अगला है अम्बासा मुद्रम चोपू सवन। ये बेसिकली वुडन टॉयज़ हैं, 18th सेंचुरी से बनाए जा रहे हैं, मिनिएचर वुडन टॉयज़। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाउलुंग सुकाफा। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो है उन्होंने एक जो है असम डे की सेलिब्रेशन में ट्रिब्यूट्स पे किए हैं चाउलुंग सुकाफा को। तो ये 13th सेंचुरी रूलर थे जिन्होंने होम किंगडम को फाउंड किया। आर्किटेक्ट हैं ये, बोर असोम या ग्रेटर असम जिसको हम कहते हैं। इन्होंने डिवाइड किया किंगडम को इनटू टेरिटोरियल यूनिट्स, जिसको खेल्स और फॉइड्स कहते थे। हर एक जो है टेरिटोरियल यूनिट जो है
वो एक ऑफिसर के अंडर होता था जो कि सप्लाई करते थे फिक्स नंबर ऑफ पेक्स। पेक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एबल बॉडीड मेल पॉपुलेशन होती थी जो लेबर या मिलिट्री सर्विस देती थी स्टेट को। सुकाफा की सिग्निफिकेंस है उनकी सक्सेसफुल एफर्ट्स टुवर्ड्स असिमिलेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स में। तो उन्होंने पॉलिसी जो है कंसिलिएशन और असिमिलेशन की फॉलो की रादर दैन अनिहिलेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉन्डा ट्राइब। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्डा ट्राइब के जो मेंबर्स हैं वो ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम फ्रेजाइल हट्स टू परमानेंट पक्का हाउसेस अंडर पीएम जनमान स्कीम। तो बॉन्डा ट्राइब एक्सक्लूसिवली मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में जो है पाए जाते हैं। पीवीटीजी है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया है और ये वन ऑफ द फर्स्ट सेटलर्स हैं इंडिया के विद देयर लीनेज ट्रेसिंग बैक टू ऑस्ट्रो एशियाटिक रेस। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी हायरार्किकल है और काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं इनकी कम्युनिटी के लिए। और ये जो हैं स्मॉल विलेजेस में रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कम्युनल स्पेसेस। आर्ट ऑफ बॉन्डा जो है वो अगर हम देखें तो ये डेकोरेटिव टूल्स और यूटेंसिल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कलरफुल फैब्रिक्स और ज्वेलरी। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हंटिंग और गैदरिंग फॉलो करते हैं और सिर्फ 6% बॉन्डर्स जो है वो लिटरेट हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं GLP-1 ड्रग्स। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनली गाइडलाइंस इशू कर दी हैं पॉपुलर GLP-1 ड्रग्स जो वेट लॉस के लिए यूज होते हैं उनके लिए। तो GLP-1 ड्रग्स क्या हैं? ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है एडल्ट की। तो सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपेटाइड मोस्टली ये इंजेक्टेबल्स हैं, ठीक है, और इनको इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं? इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, ग्लूकागॉन रिलीज को इनहिबिट करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी स्लो करते हैं और एपेटाइट को भी कम कर देते हैं। तो ये जो GLP-1 है बेसिकली नेचुरली अकरिंग गट हार्मोन इंक्रेटिन जो है रिलीज होता है जो फूड इनटेक के बाद, उस पर डिपेंडेंट है। और ये हार्मोन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और यही जो हार्मोन है ये बेसिकली आपको आपके एपेटाइट को कम करता है और ये पैंक्रियास की तरफ मूव होता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और इंक्रीज कर देता है इंसुलिन और डिक्रीज कर देता है ग्लूकागॉन को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NCPOR जो है उन्होंने अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की है। तो एक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है ये और 1998 में बनाया गया। फोर फ्रंट पर है ये, इंडिया के साइंटिफिक एक्सपीडिशंस लीड करता है, रिसर्च प्रोग्राम्स जो पोलर रीजन्स और सदर्न ओशन में है। गोवा में इसका हेडक्वार्टर है और नोडल ऑर्गेनाइजेशन है ये कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया का आर्कटिक प्रोग्राम, मैपिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ सर्वे और डीप ओशन मिशन, इसको भी जो है यही इंप्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोल्ड वेव। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हायर देन नॉर्मल कोल्ड वेव्स जो है वो कोल्ड वेव डेज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में। कोल्ड वेव क्या होता है? अनयूजुअल वेदर फिनोमेना जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स की वजह से होता है नियर सरफेस एटमॉस्फेयर पर। इनकी ड्यूरेशन जो है कई दिन से कई हफ्तों तक हो सकती है और कोल्ड वेव बेसिकली एक रैपिड फॉल इन टेम्परेचर होता है विद इन 24 आवर्स। तो कोल्ड वेव कंसिडर की जाती है एक स्टेशन पर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो टेम्परेचर प्लेन्स में, 0 डिग्री से सेल्सियस कम हो हिली रीजन्स में। और सिवियर कोल्ड वेव और कोल्ड वेव की डेफिनेशन क्या है? एक नेगेटिव टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का प्लेन्स में और 6.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे का नॉर्मल से हिल स्टेशंस में। तो दिसंबर से फरवरी में मोस्टली ये कोल्ड वेव्स एक्सपेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिट्रा आइलैंड। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ स्टाफ जो है सदर्न नेवल कमांड के, वो कह रहे हैं कि नेवी जो है अपना बिट्रा आइलैंड में डिटैचमेंट सेटअप करेगी। तो ये नदर्न रीजन ऑफ लक्षद्वीप में पड़ता है अरेबियन सी में। स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है ये टेरिटरी का और स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और ये जो है थर्ड आइलैंड बनेगा लक्षद्वीप आर्कीपेलागो में जहाँ पर एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट होगी। पहला है कवारत्ती और दूसरा है मिनिकॉय। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is PM internship scheme. This topic is important for your governance section. So Prime Minister's internship scheme has come under scrutiny after government data has revealed that only 1 in 5 selected candidates have accepted the internship offer and 20% of those who joined it have quit before completing this program. So this PM internship scheme is a government initiative
aimed at providing young graduates with hands-on exposure to the functioning of central ministries, departments, and public sector institutions. So this scheme is designed to help students understand policy implementation, administrative processes, and grassroots governance. The interns are selected through a national level application process, and they are placed in various government offices. This scheme offers a stipend and structured internship duration. So, recent data has shown that only 20% of the shortlisted candidates actually accepted the offer despite rigorous screening and shortlisting processes. Even more concerning is the fact that 20% of those who actually joined exited early. Okay, so there are several reasons. Many candidates feel that stipend did not sufficiently cover relocation and living expenses for them in major cities. Graduates often receive higher paying corporate jobs, reducing the attractiveness of government internships. Internship does not even guarantee government employment, which is making it less appealing for the students. Many postings often require interns to work in distant states or field settings. Okay, so there is mismatch between job expectations and actual tasks. There is lack of mentorship or structured learning. Limited exposure is there to decision making process, and logistical and accommodation difficulties are also there. Okay, so these issues are collectively hindering the scheme's objectives. So government is discussing about revised stipends, a more robust orientation module, and structured mentorship framework are being considered to ensure that interns gain meaningful exposure. Government is also exploring the process for the interns get streamlined, and they are placed in departments aligned with their academic background and career interests. Digital tracking of intern performance, attendance, and learning milestones could also offer accountability and clarity. To widen participation, hybrid internship models, which allow remote work for certain tasks, may also be evaluated. So, India has a population of 60%, 65% below 35 years. So, programs like PM Internship Scheme can bridge the gap between young citizens and the institutional processes which shape the policy. Okay. So the next topic is new geographical indication products. This topic is important for economy section. So five products from Tamil Nadu have secured the GI tag. First is the Vorayur cotton sari, which is native to Tiruchi district, and it is known for its distinctive Korvai border. Devanga community has been the driving force behind these saris. Then we have Thoyamali rice, which is also called pearl rice. It means pure jasmine, and it is a traditional samba season rice variety grown over 135 to 140 days. Then we have Kavinda Padi Natu Sakarai. Basically, it is the this Kavina Padi is in Erode district. So Kavinda Padi in Erode district is a major supplier of jaggery powder in Tamil Nadu, with vast stretches of sugar cane fields nourished by the lower Bhavani project canal. Then we have Namakal Kalchati, which is a cookware made using soapstone. Then we have Amba Samudram Chopu Saman, which is basically miniature wooden toys, who have origins tracing back to the 18th century. Okay. So the next topic is Chawlung Sukafa. Okay, so this topic is important for your art and culture section. So the Union Minister of Ports has led a vibrant celebration of Azam Day, and he has paid rich tributes to Chawlung Sukafa. So this Chawlung Sukafa was the 13th century ruler who founded the Ahom kingdom, which ruled Assam for 6 centuries. He is widely regarded as the architect of Bor Assam or Greater Assam. He divided the kingdom into territorial units called khels or feuds, and each territorial unit was under an officer responsible for supplying a fixed number of paiks. Paiks were basically the able-bodied men who owed labor and military service to the state. Sukafa's significance lies in his successful efforts towards assimilation of different communities and tribes, and he adopted a policy of conciliation and assimilation rather than annihilation. So the next topic is Bonda tribe. This topic is important for your social issues. Members of the Bonda community in Odisha's Malkangiri district are set to transition from their fragile huts to permanent pakka houses under the PM Janman scheme. So Bonda tribe are exclusively found in the Malkangiri district of Odisha. It is a PBTG and is one of the oldest tribes of India.
They are considered one of the first settlers in India, with their lineage tracing back to the Austroasiatic race. Their social organization is hierarchical, with a council of elders which make important decisions for the community. They live in small villages organized around communal spaces. The art of Bonda is expressed mainly through the creation of decorative tools and utensils, in addition to their colorful fabrics and jewelry. Their economy is based mainly on subsistence agriculture and hunting and gathering. Only 6% of Bondras are literate. So the next topic is GLP-1 drugs. This topic is important for your science and tech section. So WHO has finally issued global guidelines on the use of popular GLP-1 drugs for weight loss. So these drugs are being used in the treatment of obesity in adults. They are mainly injectables, semaglutide and tirzepatide. Both have been introduced in India also. These drugs basically increase insulin secretion when glucose is high. They inhibit glucagon release, reducing liver glucose output. They slow gastric emptying, which prevents sudden spikes in blood sugar, and they also suppress appetite. So basically, they contain a gut hormone called incretin, which is released after food intake, and it is secreted by the small intestine and from the hindbrain. So the next topic is National Center for Polar and Ocean Research. This topic is important for your governance section. Recently, the NCPOR has celebrated its silver jubilee. So it was established as an autonomous research and development institution in 1998. It has been at the forefront of leading India's scientific expeditions and research programs in the polar regions and the Southern Ocean. Its location is in Goa, and it is designated as the nodal organization for the coordination and implementation of the Indian Arctic program. Apart from that, it also oversees mapping of the exclusive economic zone, continental shelf surveys, and deep ocean mission. So the next topic is cold wave. This topic is important for your environment section. Higher than normal cold wave days are expected to impact parts of central India, as per the IMD. So cold waves are unusual weather occurrences caused by extremely low temperatures in the near surface atmosphere. Their duration can range from several days to a few weeks. IMD defines a cold wave as a rapid fall in temperature within 24 hours. And as per IMD, a cold wave is considered when the minimum temperature of a station is 10 degrees Celsius or less for plains, and 0 degrees Celsius or less for hilly regions. A cold wave and severe cold wave is considered when a negative departure from normal temperature is 4.45 to 6.4 degrees Celsius in plains and more than 6.4 degrees Celsius in hill stations. Cold waves are predominantly experienced during the period of December to February. So the next topic is Bitra Island. This topic is important for your security section. So the Chief of Staff of the Southern Naval Command has recently said that Navy is setting up a detachment in Bitra Island. So it is located in the northern region of Lakshadweep in the Arabian Sea. It is the smallest inhabited island in the territory. It is strategically important to India, and it would become the third island in the Lakshadweep archipelago with a defense establishment, the first two being Kavarati and Minicoy. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.